हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद जोश में। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण सीरीज़ के अंतर्गत आज हम वर्तनी शुद्धि का टॉपिक पढ़ेंगे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि हम शब्दों का जैसे उच्चारण करते हैं वैसे ही लिखते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप बोल क्या रहे हैं। स्पेशली लिखते वक्त आप जो उच्चारण करेंगे वही लिखा जाएगा। इसीलिए सही से उच्चारण करना चाहिए और उसके बाद ही सही से लिखा जाएगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं या लिखते समय जो बोलते हैं वही लिखते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें। वर्तनी अपने आप धीरे धीरे अभ्यास से ठीक हो जाएगी। अब अभ्यास से कैसे ठीक होगी, तो देखिए, जिन बच्चों की या जिन स्टूडेंट्स की वर्तनी में अशुद्धि होती है या वो जिन शब्दों को अशुद्ध लिखते हैं उनको अलग से नोट करके रखें और कोशिश करें कि दिन में 4 से 5 बार उन शब्दों का रोज़ अभ्यास करें। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप उन शब्दों की वर्तनी अपने आप ठीक लिखने लगेंगे। वर्तनी शुद्धि का टॉपिक सिर्फ हिंदी विषय के छात्र छात्राओं के लिए ही नहीं है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि हिंदी हर एग्ज़ाम में 10 या 20 नंबर की पूछी ही जाती है और उस हिंदी में 2 या 3 कहीं पे एक प्रश्न वर्तनी शुद्धि का आपको ज़रूर मिलता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर वर्तनी अशुद्धि होती क्यों है। हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम लिखते टाइम वर्तनी को अशुद्ध ना करें। तो आइए पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसे कि मैं और नहीं। इन शब्दों में आप जब ये जो बिंदु है इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो ये इनकी वर्तनी अशुद्ध मानी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी मैं, नहीं का प्रयोग करें तो बिंदु जरूर लगाएं। अब आगे है कि छोटी ई और बड़ी ई में भी कन्फ्यूज़न होती है, इससे भी वर्तनी अशुद्ध होती है। कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि किन शब्दों में छोटी ई का प्रयोग करना है और किन शब्दों में बड़ी ई का। ऐसी ही सिचुएशन छोटा ओ और बड़ा ओ के साथ भी होती है। छोटे ओ की जगह बड़े ओ का प्रयोग करते हैं और बड़े ओ की जगह छोटे ओ का प्रयोग करते हैं, तो वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। अब आगे है व और ब में कंफ्यूज हो जाता है कि ब की जगह व का प्रयोग करते हैं और व की जगह ब का प्रयोग करते हैं, तो वर्तनी अक्सर अशुद्ध हो जाती। ऐसी ही सिचुएशन ये जो तालव्य स है, मूर्धन्य स है और जो दंत्य स है, इनमें भी होती है कि हम ये सलजम वाला स जो तालव्य, जिसे तालव्य स भी कहते हैं, इसकी जगह अगर हम ये षटकोण वाले श का प्रयोग करते हैं तो अक्सर वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। कभी कभी षटकोण वाले स की जगह ये स जिसका उच्चारण स्थान दंत है इसका प्रयोग करेंगे तो वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। ऐसी ही सिचुएशन ख है। ये जो ख है इसको कई लोग गलत तरीके से लिखते हैं। अगर वर्तनी अशुद्ध होगी तो वाक्यों में क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम लिखना कुछ चाहते हैं और उसका अर्थ
कुछ और ही निकल आता है। जैसे ये ख है, इसका जो शुद्ध रूप होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। लेकिन कुछ लोग कैसे लिखते हैं, पहले र लिखते हैं और फिर ये इसका सही रूप नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखें कि ख को कैसे लिखें। आप हमेशा ध्यान रखें कि ख को ऐसे ही लिखें, ना कि पहले र और बाद में व। ऐसा नहीं लिखना है, इससे क्या है, वर्तनी अशुद्ध मानी जाएगी। अब जैसे ख से है खाना, हम लिखना चाहते हैं खाना और लिखा हमने रवाना। तो जैसे खाने का मतलब है कि भोजन, हम भोजन लिखना चाहते हैं, लेकिन लिखा जा रहा है रवाना, तो जिसका अर्थ हो जाएगा कि चले जाना। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि वर्तनी के अशुद्ध हो जाने से वाक्यों में या शब्दों में कितनी भिन्नता आ जाती है, उनके अर्थ बदल जाते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि शब्दों का सही उच्चारण करें, शब्दों का क्या, वर्णों का सही उच्चारण करें। अब है आगे शिरोरेखा। शिरोरेखा से भी वर्तनियों को अशुद्ध माना जाता है। अब देखिए शब्दों का निर्माण कैसे होता है। जैसे वाक्यों का निर्माण होता है शब्दों से, तो शब्दों का निर्माण कैसे होता है, वर्णों से या अक्षरों से। तब जब हम अक्षर या वर्ण को ही शुद्ध नहीं लिखेंगे, उनका ही सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे, तो हम शब्दों को कैसे सही लिखेंगे। और जब शब्द सही नहीं लिखा जाएगा तो वाक्य कैसे सही होगा। तो देखते हैं शिरोरेखा। तो हिंदी व्याकरण में नियम है कि सभी वर्णों के ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग करना चाहिए। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे है अ, ध, थ, ये श है सलजम वाला, भ, क्ष और श्र। इन शब्दों के ऊपर शिरोरेखा क्या है, आधे से लगती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, अगर हम जैसे हम था लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं था, तो ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे। ये गलत माना जाएगा। पूरी शिरोरेखा नहीं लगानी है, हमें आधे से ही शिरोरेखा लगानी है। आगे है जैसे है भा, तो चलो भा को लिखते हैं। ये ऐसा लिखा जाएगा। और अगर हम पूरे भा के ऊपर शिरोरेखा लगाएंगे तो वो गलत माना जाएगा। और अगर हम इस वर्ण से किसी शब्द का निर्माण करेंगे, जैसे हम लिखते हैं भवन, तो उसका कुछ अलग ही अर्थ निकल जाएगा। हो सकता है वो पा पढ़ा जाए, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ऐसे लगे, वो माँ पढ़ा जाए। हमने इन जो सही वर्ण हैं उनके नीचे सही का निशान लगाया हुआ है। और जो ये जैसे अ है, तो क्या है, हम लोग अ को भी कैसे लिखते हैं, पूरे अ के ऊपर शिरोरेखा लगाते हैं, जबकि ये गलत है। अ को ऐसा लिखा जाएगा, आधे अ के ऊपर शिरोरेखा लगेगी। जो ये गलत हैं इनके नीचे हमने क्रॉस किया हुआ है, आपको ऐसा नहीं लिखना है। इन वर्णों से भी
गलत शब्दों का निर्माण होता है और वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। आगे है वर्तनी अशुद्धि। अब और किन चीज़ों से होती है? वह है र से। हमें अक्सर पता ही नहीं होता है कि र के कितने रूप हैं, किस रूप का प्रयोग कैसे होता है, किसका उच्चारण कैसे करना है, और हम जो उच्चारण करते हैं वही लिखते हैं। तो आइए देखते हैं र के रूप। र के कितने रूप होते हैं? तो र के 4 रूप होते हैं। पहला है र, जिससे राम शब्द का निर्माण हुआ, राम। अगला है दूसरा, पहला है र, दूसरा है आपको एक शब्द ऐसे भी र देखने को मिलता है, तीसरा है ऐसे, और चौथा है ऐसे। आइए देखते हैं किन किन शब्दों में इन चारों र का प्रयोग कैसे होता है। पहले वाले र से बना राम, ये दूसरे वाला जो र है जैसे प्रश्न, तो प्रश्न के नीचे जो ये पा के नीचे जो ये लगा हुआ है, ये हमने लिखा पा। ये क्या है? ये आधा पा है। जब इसके नीचे र लगता है तो ये हलंत हट जाता है, जैसे पा। तो पा के नीचे ये जो लगा हुआ है ये भी क्या है? र। अब हम प्रश्न, आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है कि प्रश्न कैसे लिखते हैं, नीचे से ऐसे घुमाते हैं, ये गलत। एक मिनट, ऐसे लिखते हैं, ये र गलत है। प्रश्न लिखने का जो सही तरीका है वो र नीचे से लगेगा और प्रश्न ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ पे पेन सही से काम नहीं कर रही है, पर आप, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। तीसरा वाला र है, ये जो आप एक साइन देख रहे होंगे इस टाइप का, ये जो र है इससे किन शब्दों का निर्माण होता है? तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ड्रामा, तो ये ड के नीचे क्या लगा हुआ है? ये भी र है, ड्रामा। दूसरा है ट्रक, तो ट के नीचे जो लगा हुआ है वो भी र का रूप है। आगे है चौथे नंबर पे जो ये दिख रहा है आपको सिरोरेखा के ऊपर, ये भी र है। अब कई लोगों को लगता है कि ये र की मात्राएं हैं। अब आपको पता होगा कि र क्या है? व्यंजन है, और व्यंजनों की कोई मात्राएं नहीं होती है, वो स्वर की सहायता से पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। मात्राएं स्वरों की होती है। तो आपको आज पता चल गया कि ये क्या है? र के रूप हैं, न कि र की मात्राएं हैं। अब इस जो ये वाला र है, इससे किन शब्दों का निर्माण होता है? जैसे आप देख पा रहे होंगे कार्य, तो य के ऊपर जो है वो भी र है, जैसे धर्म। माँ के ऊपर जो है वो भी र है। तो आइए देखते हैं, जो ये सिरोरेखा के ऊपर जो र है इसे रेफ कहते हैं, रेफ। और जो ये प्रश्न के नीचे जो ये र है इसे पदेन कहते हैं। आपको पता होगा पद को पैर भी कहा जाता है। आपने छंद पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़ते हैं पद, तो पद का मतलब क्या होता है? पैर। ये वाला जो र है वो क्या है? शब्दों के पैर में लगता है, इसीलिए इसको पदेन कहते हैं। और ये शब्द के ऊपर लगता है, इसको रेफ कहते हैं। आगे है, अब इनका उच्चारण कैसे किया जाए या इनका उच्चारण कैसे होता है,
कि हम वर्तनी को शुद्ध लिख पाएं। जैसे है प्रश्न, पहला है प्रश्न, तो देखते हैं प्रश्न का वर्ण विन्यास करते हैं कि इस र का उच्चारण कहाँ पर होगा। पहला है प, ये प है आधा, प यहाँ पे आधा है। फिर है र, र के साथ है अ, प प्लस आधा र प्लस अ। जब ये र और प्लस अ मिलेंगे तो पूरा र बनेगा। और आप ध्यान दें कि ये प है, ये आधा है, प यहाँ पे आधा है और र स्वर के साथ है, र अ के साथ है, तो ये बना प्र। कैसे बना, ये प आधा है, र भी आधा है, लेकिन र के साथ अ स्वर है, तो र पूरा हो गया और ये प है आधा, तो बना प्र। आगे है श, ये आधा श है तो ये आधा ही है। फिर है आगे न, आधा न प्लस अ। ये जो लास्ट का न और अ है, ये नौ के साथ अ मिला तो पूरा नौ बना, ये श आधा ही है और आगे है प्रश्न, प्रश्न। तो इसका उच्चारण कैसे होगा, इसका उच्चारण, इस र का उच्चारण आप उच्चारण कर पा रहे होंगे, प के बाद ही र का उच्चारण हो रहा है। प्रश्न, प्रश्न। आगे है पदेन वाला स्वर सहित होता है। ये जो पदेन वाला र है यह स्वर सहित होता है। आप भी देख पा रहे होंगे कि र के बाद अ है, इस र के साथ स्वर क्या है, अ। आगे है ड्रामा। ड्रामा में जो र है उसका निर्माण कैसे हुआ है, वो कैसे लगा हुआ है और उसका उच्चारण कैसे होगा। ये है ड, ड आधा है प्लस र, र भी आधा है प्लस आ, तो ये र के साथ आ की मात्रा है तो वह ड्रा प्लस मो, मो भी आधा है प्लस मो के साथ है आ स्वर, तो वह ड्रामा। हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो पदेन वाला र होता है वह स्वर सहित होता है, यानी कि ये पूरा है, इसको स्वरों का सहारा मिलता है। जो पदेन में जो र लगता है, किसी भी शब्द में हो, पदेन में जो र लगता है वह स्वर के साथ लगता है, उनको स्वरों का सहारा मिलता है, या स्वर सहित होते हैं तो स्वरों का सहारा मिलता है, अपने आप ही हो गया। रक का वर्ण विन्यास करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ट के नीचे हलंत है तो ये ट आधा है, प्लस र, र के नीचे हलंत है, र आधा है, पर लेकिन इसके आगे स्वर है तो ये अ मिलकर र, अ से मिलकर र पूरा हो जाएगा। आगे है प्लस क भी आधा है प्लस अ, ये लास्ट में जो अ है ये अ इस र के साथ, ये अ इस क के साथ मिलेगा तो पूरा क बनाएगा, ये अ इस र के साथ मिलेगा तो पूरा र बनेगा, और ये ट आधा है तो ये र यहाँ लगेगा ऐसे ऐसे, तो ये बना ट्रक। अब आगे है रेफ वाला र, पढ़ते हैं। जैसे है कार्य, तो कार्य का अगर हम वर्ण विन्यास करेंगे तो आएगा क क्या है, हलंत है, क में हलंत है प्लस आ, तो इस क में आ स्वर है, इस आ स्वर ने मिलकर का बना दिया। ये र क्या है, स्वर रहित है, ये र हलंत है,
आगे है य। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो र है, अगर हम इसका उच्चारण करेंगे कार्य, कार्य का उच्चारण करें का र य, ये र य के पहले आ रहा है या र के पहले ही आएगा, ये कायर नहीं होगा। अगर य के बाद पढ़ा जाएगा र को तो वो कायर पढ़ा जाएगा, जो कि गलत है, इसकी वर्तनी अशुद्ध कहलाएगी। हम इसको कायर ही लिखते। कायर एक अलग शब्द है, लेकिन यहाँ पे है कार्य, तो का र और ये य के पहले र का उच्चारण होगा। और ये जो र है, जो रेफ वाला र होता है, वो स्वर रहित होता है। अब आगे देखिए नोट। नोट में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। रेफ वाले र का उच्चारण जिस वर्ण के ऊपर लगा होता है उससे पहले होता है। जैसा कि हमने अभी आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे जो ये कार्य शब्द है, यहाँ पे जो ये र का उच्चारण हो रहा है वो जिसके ऊपर लगा हुआ है, किसके ऊपर लगा हुआ है, य के ऊपर लगा हुआ है, तो य से पहले इसका उच्चारण किया जाएगा। कार्य कार्य र, अगर य के बाद र का उच्चारण किया जाएगा तो वो कायर होगा। कायर, कायर एक अलग शब्द है। आगे है जैसे आशीर्वाद। आशीर्वाद, ये वर्तनी शुद्धि के लिए भी ये शब्द बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आशीर्वाद की आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? बहुत सारे लोग र को शी के ऊपर लगा देते हैं, जो हो जाएगा आशीर्वाद। आशीर्वाद नहीं होता है, होता है ये है आशीर्वाद। वा से पहले र आ रहा है तो आशीर्वाद। आगे है कार्य। कार्य को हमने देख लिया, जिसे है वर्षा। वर्षा, वशार, अगर शा के बाद र पढ़ा जाएगा तो ये वशार हो जाएगा, जो कि गलत है। सही उच्चारण है वर्षा, वर्षा। आगे है पदेन वाले जो र है, पदेन वाले र जो दो टाइप का हमने पढ़ा, एक तो ट्रक वाला है और एक प्रश्न, प्रकार, प्रकाश, क्रम, वज्र, ऐसे शब्दों के नीचे जो र लगा होता है वो भी र का एक रूप है। इस वाले र का उच्चारण जो पदेन वाले, क्योंकि ये शब्दों के पैर में लगता है इसलिए इसको पदेन कहते हैं। पदेन वाले र का उच्चारण जिस वर्ण के पैर में लगा होता है उस वर्ण के बाद उसका उच्चारण होता है। हमने पढ़ा कि रेफ वाले र का उच्चारण जिस वर्ण के ऊपर लगा होता है उससे पहले उसका उच्चारण किया जाता है, और जो पदेन वाला र होता है जिस वर्ण के पैर में लगा होता है उसके बाद में उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे क्रम, अगर हम ऐसे तो नहीं पढ़ सकते कि अगर क से पहले र का उच्चारण किया जाए तो रकम हो जाएगा, वो रकम। या आगे है चक्र तो चरक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका जो सही उच्चारण होगा वो जिस वर्ण के पैर में लगा है उसके बाद ही उस र का उच्चारण होगा। जैसे क्रम, चक्र, राष्ट्र, ये ट के नीचे भी र लगा हुआ है क्योंकि ये ट आधा है, ट आधा है और र के साथ अ स्वर है, तो ये यहाँ इस ट के नीचे लग गया तो बन गया राष्ट्र। आगे है रेफ वाला जो र होता है वह स्वर रहित होता है, यानी कि कमज़ोर होता है, बिना सहारे के होता है, इसीलिए वो किसी भी वर्ण के सिर में कह लो या कंधे में कह लो या ऊपर कह लो,
बैठा हुआ होता है, क्योंकि वो कमज़ोर है इसीलिए वो वर्ण के सिर में बैठा है। और जो पदेन वाला र होता है वह स्वर सहित होता है, यानी कि उसे स्वर का सहारा मिला हुआ होता है। वो एक, मान लो कि वो ताकतवर है, इसीलिए वो किसी भी वर्ण के पैर में लगता है। वो स्वर के साथ है। जब दो वर्णों का साथ मिलेगा भाई, जब किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान का सहारा मिल रहा है तो वो ताकतवर तो होगा ना, और जो बिना सहारे के है वो तो कमज़ोर ही होगा। तो वो दूसरे वर्ण के ऊपर बैठेगा। जैसे ये रेफ वाला र वर्ण के ऊपर लगता है, और जो पदेन वाला र है वह स्वर के किसी भी वर्ण के पैर में लगता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी समझ लो कि पदेन वाला र क्या है और रेफ वाला र क्या है। जैसे कि दो भाई बहन हैं। क्या है? दो भाई बहन हैं। भाई 3-4 साल का है और बहन छोटी है 1-1.5 साल की। तो फैमिली में जो मेंबर होंगे वो क्या करते हैं? छोटा है, कमज़ोर है, जो छोटा है वो कमज़ोर है, जो बड़ा है वो थोड़ा ताकतवर है। तो जो छोटा है उसको ही गोदी में उठाएंगे या कंधे पर बिठाएंगे, है ना। जो छोटा है उसको ही कंधे पर उठाएंगे, गोदी पर उठाएंगे, लेकिन जो बड़ा है उसको तो हाथ पकड़ कर लेके जाएंगे ना कहीं घुमाने। तो वही वाला सीन है कि जो ये रेफ वाला र है वो कमज़ोर है, बिना सहारे के है, इसलिए उसको सिर में बिठाया हुआ है या मान लो कंधे में बिठाया हुआ है। एक ट्रिक है याद रखने की। और जो ये पदेन वाला र है यह स्वर के साथ है, स्वर सहित है, स्वर का सहारा मिला हुआ है, इसलिए ये पैर में है। कई बार वर्ण विन्यास को लेकर भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा र स्वर सहित होता है और कौन सा स्वर सहित होता है। तो अगर हमें पता होगा कि स्वर रेफ वाला र स्वर रहित है और पदेन वाला र स्वर सहित है, तो हम सही प्रकार से शब्दों का उच्चारण करेंगे। और जब सही तरीके से शब्दों का उच्चारण करेंगे तो सही वर्तनी ही लिखेंगे। अब आगे एक कन्फ्यूज़न और होती है, ये री। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि यह भी र की एक मात्रा है। ये कई बार मिलती है, जैसे कि ऋषि, कृषि, तो ये र नहीं है। वो र के जो हमने पीछे पढ़ा ये थे र के रूप, जो कि 4 रूप हैं। ये है री, ये री की मात्रा है, जो कि कृषि, ऋषि ऐसे अनेक शब्दों में मिलती है। तो आप इसे र न समझें, र के सिर्फ 4 रूप हैं, ये री की मात्रा है। आप ध्यान रखिए, इन शब्दों को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इनका उच्चारण करें, आपकी वर्तनी जरूर शुद्ध होगी। आशा करती हूँ कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इससे आगे महत्वपूर्ण 30 वर्तनी शुद्धि के शब्दों को लेकर आऊँगी मैं वीडियो के पार्ट 2 में। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।